नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की जीके जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यदि आप लोग किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ही होगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जल्दी से फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग याद रखना, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं कि किस आंदोलन के समय दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, कंफ्यूज मत होइएगा, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों, किस शासक के दरबार में थे गुप्तकालीन नवरत्न? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो कि गुप्तकालीन नवरत्न रहा करते थे, ठीक है, याद रखना। और चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? एक और नाम उनका है, तो विक्रमादित्य के नाम से, ठीक है। तो एग्जाम में देख लेना, अगर विक्रमादित्य करके आए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, किसके द्वारा कराया गया था सांची का स्तूप का निर्माण? बात कर लेते हैं दोस्तों सांची का स्तूप जो कि किसका प्रतीक है। तो याद रखना, प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का जो कि प्रतीक माना जाता है। और इसका निर्माण जो कि अशोक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। तो कहाँ पे भारी वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें फटाफट कमेंट में बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरोमंडल तट पर, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि कोरोमंडल तट पर स्थित जो प्रमुख राज्य कौन है। तो तमिलनाडु है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है दोस्तों। तमिलनाडु का मुख्य वर्षा काल जो कि कौन सा होता है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के समय सबसे ज़्यादा यहीं वर्षा होती है, याद रखना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। तो दोस्तों जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, मैकमोहन रेखा जो कि किन दो देशों को अलग करती है? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और चीन को जो कि मैकमोहन रेखा अलग करती है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये रेखा कब खींची गई थी। तो 1954 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है संशोधन? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत जो कि अनुच्छेद में संशोधन किया जाता है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और इस जो भाग अगर पूछ ले दोस्तों कि किस भाग में है, तो भाग भी याद रखना। अनुच्छेद पूछे तो 368, अगर भाग पूछे तो भाग 20 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, अविश्वास प्रस्ताव जो कि किस संसद के किस सदन में लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा। दोस्तों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं वो जनता के द्वारा सीधा नहीं चुने जाते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ये सीधा कहाँ से आता है दोस्तों, तो लोकसभा से। ठीक है, बात कर ले तो दोस्तों लोकसभा के बारे में, तो जो कि इसके आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 81 में इसके बारे में दिया गया है दोस्तों। और इसका कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का, तो 5 साल का। ठीक है, और इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो मैक्सिमम जो कि 552 और इस समय वर्तमान में जो कि 545 सदस्य हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है और अक्सर ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महान्यायवादी। दोस्तों इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो दोस्तों ये क्या होता है कि ये लोकसभा में कार्रवाई में भाग तो लेते हैं लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। बात कर लेते हैं महान्यायवादी के बारे में दोस्तों। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। भारत का महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं ये उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, याद रखना। और इस समय वर्तमान में कौन है महान्यायवादी भारत के, तो याद रखना के वेणुगोपाल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, या फिर उपयुक्त सभी बराबर हैं? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र जो कि सर्वाधिक योगदान देता है। ठीक है, इसके बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या आता है तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, तो जैसे कि मनोरंजन, ठीक है, इसी में आता है मनोरंजन, और लोक प्रशासन इसी में आता है, न्याय इसी में आता है दोस्तों, शिक्षा, तो ये सब किसका भाग है दोस्तों, तो तृतीयक क्षेत्र का भाग है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट होगा, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इसी के साथ दोस्तों आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आज का आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने बी दे रखा है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि संयोजी। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। ठीक है, मानव शरीर में जो कि रक्त की मात्रा कितनी होती है, शरीर के भार का लगभग 7% होता है। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो शरीर का भार का कितना परसेंट होता है, तो 7% होता है। ठीक है, ये जो कि ब्लड यानी कि रक्त जो होता है ये एक क्षारीय विलयन है और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ चेंजेस चाहिए तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आप लोगों को मतलब क्या कमी दिखी या फिर क्या कुछ चेंजेस करवाना हो, तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।